उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास पाठ से बाल विकास का अर्थ और आवश्यकता तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ और प्रश्न करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन इसका पहले ही अपलोड कर लिए हैं और आप लोग इसको देख भी चुके। अगर नहीं देखें तो वो दोनों देखना ना भूलें, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट वृद्धि और विकास को पूरी तरह से आपके दिलो दिमाग में डालेगा। तो आइए अगला सेशन लेकर आए हैं, जिसमें है 21 नंबर क्वेश्चन, माँ बाप के साये से बाहर निकल। आप सभी को पता है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब वह शैशवावस्था में होता है तो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, उन्हीं पर आधारित होता है और उन्हीं के साये में रहता है। लेकिन उनकी जब बाल्यावस्था आती है तो थोड़ा सा आगे निकलता है, लेकिन जब उनकी किशोरावस्था, जिसमें पूर्व और उत्तर, पूर्व किशोरावस्था में वो बिल्कुल माँ बाप के साये से बाहर निकल जाते हैं और वह अपने हम उम्र अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं और उनकी ही बातों को ज्यादा मानते हैं, अपने माँ बाप को बातों को कम ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, वह कौन सी अवस्था है? आपके पास ऑप्शन है और वो देखेंगे, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, पूर्व किशोरा अवस्था। मैं आपको अवस्था भी बता दूं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब आपने देखा था, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला जो वीडियो है उसको एक बार देख लेंगे, जिसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करके दिया गया होगा विकास की अवस्था है। सबसे पहला जो अवस्था होता है जिसको हम लोग प्रीनेटल पीरियड कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि 9 महीने 10 दिन का होता है। अगर दिन में कहे तो 280 दिन और सप्ताह में कहे तो 40 सप्ताह का होता है। उसके बाद हमारी जो आती है इन्फेंसी, शैशवावस्था आती है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और तीसरा जो अवस्था है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, जिसे 2 भागों में हरलॉक ने बांटा था, पूर्व किस बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, जो कि आपका 3 से लेकर 6 वर्ष तक। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद एडोलसेंस आती, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 या 19 या 13 से 18 या 19, WHO के अनुसार 10 से 19। और उस किशोरावस्था एडोलसेंस को 2 भागों में बांटा गया, प्री एडोलसेंस, पूर्व किशोरावस्था, जो होती है आपका 12 से लेकर 15 वर्ष तक। और उसके बाद दूसरा जो है लेटर एडोलसेंस, जिसको उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, जो कि 15 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक होती है। तो उसी पर यह आधारित है। तो इनका और थोड़ा सा सुन लीजिए, कहता है कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता की। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती यानी उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष। तो उत्तर बाल्यावस्था
लेटर चाइल्डहुड जो होते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यानी उत्तर बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवस्थाएं दिए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने अपने सुविधा के अनुसार उसे उम्र में इधर उधर थोड़ा किए हैं। उत्तर बाल्यावस्था की आयु जो होती है जनरली वह 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है और इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 7 से 11 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ऑप्शन है, एक, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा है, बच्चों का युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और चौथा ऑप्शन है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो आपका जो आंसर है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है वह चौथा ऑप्शन, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन पहला है, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। दूसरा है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। तीसरा है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर एक ही तरफ खींचे तो आप उसको कभी सही नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन था कि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा था कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया था, ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं है। तीसरा है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलता है। क्या हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि अनुशासित करने का बेहतर अवसर मिलता है, ये तो कोई तुक की बात ही नहीं है। तो आंसर सही है चौथा, कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अब तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पहला ऑप्शन है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा है, विकास निरंतरीय होता रहता है। तीसरा है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होती है। और चौथा है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। बिल्कुल सही है, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण, अर्थात उस बच्चे के विभेद यानी विश्लेषण, जांच, पदच्छेद तथा एकीकरण यानी एकीभाव या संघीकरण के विकास के लक्षण के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल क्रम का पालन तो करते ही हैं, आप सभी को पता है कि प्रसव पूर्व, बाल्यावस्था, किशोर, उसके बाद प्रसव पूर्वावस्था, उसके बाद आपकी आती है शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके से बढ़ती है। आप भाषा विकास में भी बात कीजिएगा तो वो सबसे पहले बच्चा सुनना, तब बोलना, तब पढ़ना और उसके बाद लास्ट में लिखना सीखता है। तो एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सही है, क्योंकि विकास का अगर एक क्षेत्र
प्रभावित होगा तो उसका असर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ेगा। सभी विकास परिपक्वन और अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल सही है कि विकास जो होते हैं वह परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का ही रिजल्ट होता है। चौथा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या सभी विकास और अधिगम, अधिगम माने सीखना, क्या एक समान गति से ही आगे बढ़ते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, यानी चौथा ऑप्शन आपका गलत है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, जिसे सिफेलोकॉर्डल भी हम लोग कहते हैं, व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, दूसरा है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, तीसरा है सिर से पैर की ओर, चौथा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो सही आंसर होगा तीसरा, सिर से पैर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर। सिरह पदाभिमुख या मस्तकाधोमुखी या सिफेलोकॉर्डल में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। पहला होता है मस्तकाधोमुखी नियम तथा दूसरा निकट दूर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत, चौथा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो आंसर होगा वर्गीकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले आप लोग वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को देख लीजिए। कहता है कि वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत है जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। तो विकास के सिद्धांत को आप ध्यान में रखें और तभी आप बना पाएंगे। पहला है विकास का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समन्वय का सिद्धांत यानी एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा वैयक्तिकता का सिद्धांत, चौथा वंशानुक्रम एवं वातावरण से अंतःक्रिया का सिद्धांत और चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन 30 देखिए, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक, जिसे साइकोसेक्सुअल भी कहते हैं, मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हालिंगवर्थ या फ्रॉड? तो चौथा ऑप्शन सही है फ्रायड। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला मुखीय अवस्था, दूसरा गुदीय अवस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था और चौथा अदृश्य अवस्था और पांचवा जनेंद्रिय अवस्था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास जो होते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत
विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत है, जबकि अनुकूलित पर्यावरण का सिद्धांत अधिगम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो सही आंसर है आपका निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। अतः विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन 33 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। पहला एड़ी से चोटी, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा अप्रत्याशित, चौथा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो सही है चौथा आंसर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डगलस एवं हालैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, दूसरा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तीसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है और चौथा है विकास हमेशा रेखीय होता है। देखिए हमेशा ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि एक तरफ खींच रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो आप देखेंगे 34 क्वेश्चन जो हम लोग चला रहे थे, आंसर हो गया इसका कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु वैयक्तिक विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिफेलोकॉडल जिसे शिरोपदोभिमुख कहा जाता है या मस्तकाधोमुख भी कहा जाता है, तो सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। पहला ऑप्शन सिर से पांव की ओर, दूसरा निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, तीसरा पांव से सिर की ओर, चौथा दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो सही आंसर है सिफेलोकॉडल जो होते हैं मस्तकाधोभिमुखी जो होते हैं वह सिर से पांव की ओर होता है। सिफेलोकॉडल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पांव की ओर होता है। क्वेश्चन 36 है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? फिर से सुनिएगा, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? पहला ऑप्शन चेतना, दूसरा विकास, तीसरा विवृद्धि और चौथा संशोधन। सही आंसर है विकास। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम विकास के अंग है। मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास की प्रक्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। निकट से दूर का अर्थ है विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। पहला ऑप्शन सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तीसरा है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर।
तो सही आंसर है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। यानी कह सकते हैं कि विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है तथा विकास के केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तहत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से संबंधित हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए और आप लोग इन प्रश्नों को बार बार सुने। 2 पहले ही अपलोड हो चुका है वीडियो, वो और ये, ताकि आपके जहन में जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास का, वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। सुनिए सुनिए, भागे कहाँ जा रहे हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको प्रदान करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और लगातार बने रहे। मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी ही लाऊंगा इस क्वेश्चन आंसर का। जय हिंद, जय भारत।